सप्लाई और डिमांड की थ्योरी के बाद जो हमारे पास मेन चीज़ है वो ये है कि सप्लाई डिमांड की कितनी टाइप्स हैं और वो कौन कौन सी हैं और उनको चार्ट पर किस तरीके से देखा जाता है। तो सप्लाई और डिमांड की हमारे पास टू टाइप्स हैं। नंबर 1 रेंज क्रिएटेड सप्लाई डिमांड, नंबर 2 पिवट क्रिएटेड सप्लाई डिमांड। अभी रेंज क्रिएटेड सप्लाई डिमांड और पिवट क्रिएटेड सप्लाई डिमांड में फ़र्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। रेंज क्रिएटेड सप्लाई डिमांड में हमारे पास 4 से 5 कैंडल होती हैं और पिवट क्रिएटेड सप्लाई डिमांड में हमारे पास 1 से 2 कैंडल होती हैं। दोबारा से रिपीट करता हूँ, रेंज क्रिएटेड सप्लाई डिमांड में हमारे पास 4 से 5 कैंडल होती हैं और पिवट क्रिएटेड सप्लाई और डिमांड में हमारे पास 1 से 2 कैंडल होती हैं। रेंज क्रिएटेड सप्लाई और डिमांड। रेंज क्रिएटेड सप्लाई और डिमांड में क्या होता है कि 4 से 5 कैंडल एक ख़ास रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करती हैं और उसके बाद एक शार्प मूव देखने को मिलती है। शार्प मूव किस तरफ निकलेगी वो उस पर डिपेंड करता है कि किस साइड मार्केट ट्रेड की जा रही है। अभी जो रेंज क्रिएटेड सप्लाई डिमांड होता है इसमें 4 कैंडल्स भी हो सकती हैं, 5 कैंडल भी हो सकती हैं। ये 4 से 5 कैंडल एक ख़ास रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती हैं, एक रेंज के अंदर मूव करती हैं और उसके बाद मूव निकलती है, शार्प मूव निकलती है, मोमेंटम निकलता है, बड़ी बड़ी कैंडल्स निकलती हैं। अगर ये रेंज क्रिएटेड सप्लाई डिमांड मिसाल ले लें, ज़्यादा बड़ा हो जाता है, यानी कि 4 से 5 कैंडल से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो हम इसको रिफ़ाइन कर लेंगे लास्ट 4 से 5 कैंडल तक। अगर इसमें 6 से 8 कैंडल्स आ जाती हैं या सम टाइम इससे ज़्यादा आ जाती हैं लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, तो हम इसको रिफ़ाइन कर लेंगे 4 से 5 कैंडल के दरमियान। इससे बड़ा हमको जोन नहीं चाहिए। तो जो रेंज क्रिएटेड सप्लाई डिमांड होते हैं इसमें 4 से 5 कैंडल होती हैं जो एक पॉइंट पर मूव करती हैं, एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती हैं, एक रेंज के अंदर मूव करती हैं और उसके बाद हमें शार्प मूव देखने को मिलती है। अगर ये शार्प मूव टू द अपसाइड हो तो नीचे वाला हमारा डिमांड जोन होगा। अगर ये शार्प मूव टू द डाउन साइड हो मतलब सेलिंग हो तो ऊपर वाला हमारा सप्लाई जोन होगा। रेंज क्रिएटेड के बाद जो अगला है वो है हमारे पास पिवट क्रिएटेड। पिवट क्रिएटेड के अंदर 1 से 2 कैंडल्स होती हैं। अभी सम टाइम क्या होता है कि ये एक रेंज के अंदर भी मूव कर सकती हैं और एक शार्प मूव देखने को मिल सकती है, या फिर सम टाइम ऐसा होता है कि ये शार्पली मूव करती हैं। यानी कि रेंज में तो क्या होता है कि जो हमारे पास स्लोली एक रेंज के अंदर प्राइस मूव करती है, लेकिन पिवट के अंदर ऐसा नहीं होता। पिवट के अंदर मार्केट बड़ी तेज़ी से मूव करती है। ये फर्स्ट अप कैंडल, ये सेकंड अप कैंडल और उसके बाद ये सेलिंग। ओके, सेम इसके अपोजिट, ये फर्स्ट डाउन कैंडल, ये सेकंड डाउन कैंडल और ये उसके बाद बाइंग। तो इसमें 1 से 2 कैंडल्स होती हैं जो बड़ी तेज़ी के साथ शट मूव करती हैं, उसके बाद शट मूव होती है, यानी कि शट मूव टू द अपसाइड, शट मूव टू द डाउन साइड, शट मूव टू द डाउन साइड, शट मूव टू द अप साइड। तो ये हमारे सप्लाई और डिमांड जोन होते हैं। जब प्राइस वापस इसमें आती है तो हम ट्रेड करते हैं। अच्छा जी, तो इनके पीछे लॉजिक क्या है रेंज क्रिएटेड सप्लाई डिमांड के पीछे और पिवट क्रिएटेड सप्लाई डिमांड के पीछे? जो रेंज क्रिएटेड सप्लाई डिमांड होते हैं, तो जो ये रेंज होती है इसके ऊपर जो है सप्लाई होती है, नीचे डिमांड होती है। मतलब ऊपर जो होती है वो प्रीमियम प्राइसेस होती हैं, एक्सपेंसिव। नीचे क्या होते हैं, चीप, डिस्काउंट। तो ऊपर सप्लाई, नीचे डिमांड। अभी जो 50% है इसका, जो हाफ एरिया है इसका, जिस पर ये आपस में मिलती हैं, आपस में इनकी मुलाकात होती है, वो कहलाता है हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ प्राइस। फेयर वैल्यू ऑफ प्राइस।
इसे हम अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, कि वो एरिया जहाँ पर सप्लाई और डिमांड आपस में आकर एक रेंज के अंदर मेट होती हैं, मिलती हैं, वो हमारा फेयर वैल्यू ऑफ प्राइस कहलाता है। तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो सप्लाई और डिमांड को समझने पर होना चाहिए कि सप्लाई और डिमांड की जो कितनी टाइप्स हैं और वो कहाँ पर बनती हैं, किस तरीके से बनती हैं। तो रेंज के अंदर क्या होता है जी कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने ऑर्डर स्टैक कर रहे होते हैं, वो अपने ऑर्डर लोड कर रहे होते हैं। लोड करने के बाद वो एग्जीक्यूट करते हैं। ये उन्होंने ऑर्डर इस पॉइंट पर लोड किए और ये उन्होंने एग्जीक्यूट किए। अभी आप सिंपल लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि ये जो रेंज होती है ये तूफ़ान से पहले की खामोशी होती है। ये तूफ़ान, सॉरी ये खामोशी, ये तूफ़ान, ये खामोशी और ये तूफ़ान। ओके जी, तो अभी नेक्स्ट जो है वो है पिवट। इसके पीछे लॉजिक क्या है? रेंज के पीछे तो लॉजिक ये है ना कि इंस्टीट्यूशंस इस रेंज के अंदर अपने ऑर्डर स्टैक करते हैं, अपने ऑर्डर अपनी पोजीशंस लोड करते हैं। तो ये रेंज के अंदर वो थोड़ा स्लोली करते हैं। सप्लाई एंड डिमांड ऑर्डर्स एक हैंड से दूसरे हैंड में एक्सचेंज हो रहे होते हैं। लेकिन पिवट के अंदर ऐसा नहीं होता। पिवट के अंदर बड़ी ही रफ्तार के साथ ऑर्डर एक्सचेंज किए जाते हैं और बड़ी रफ्तार के साथ ऑर्डर एग्जीक्यूट किए जाते हैं, क्योंकि ये बड़ी शार्प मूव होती है, बड़ी तेज़ी के साथ मूव होती है। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल सेलिंग। तो रेंज के अंदर आपको आइडिया होता है कि अभी एक रेंज बन रही है, तो अभी इसने एक्सिक्यूट होना है, प्राइसेस ने, ऑर्डर्स ने एक्सिक्यूट होना है, तो प्राइस एक्सप्लोर होगी। मतलब कि रेंज के बाद जो एक्सपेंशन होगी वो ये होती है। लेकिन पिवट के अंदर क्या होता है कि बड़ी तेज़ी के साथ मूवमेंट हो रही होती है, तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि एक्चुअल में प्राइस क्या कर रही है। वो बड़ी तेज़ी के साथ अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड को डिमांड में चेंज करते हैं, डिमांड को सप्लाई में चेंज करते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ प्राइसेस को मूव करते हैं। तो दोबारा से रिपीट करता हूँ, रेंज के अंदर 4 से 5 कैंडल्स होती हैं जो एक रेंज के अंदर मूव करती हैं। ये रेंजेस हमारे सप्लाई डिमांड जोन होते हैं। इन रेंजेस का जो 50% है ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ये 50% इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पर सप्लाई और डिमांड मैट करती हैं, आपस में मिलती हैं। सेम टू द अपोजिट साइड पिवट क्रिएटेड सप्लाई डिमांड जोन, इसमें हमारे पास 1 से 2 कैंडल्स होती हैं। इसमें क्या होता है कि ऑर्डर्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ एक्सचेंज किए जाते हैं, बड़ी तेज़ी के साथ एग्जीक्यूट किए जाते हैं और प्राइसेस बड़ी तेज़ी के साथ मूव करती हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर को मूव होती है और उसी तेज़ी के साथ एक नीचे को मूव होती है। एक बड़ी तेज़ी के साथ नीचे को मूव होती है और एक बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर को मूव होती है। नीचे वाले हमारे डिमांड जोन होते हैं, ऊपर वाले हमारे सप्लाई जोन होते हैं। अच्छा जी, सप्लाई डिमांड की टाइप समझने के बाद, उनके पीछे लॉजिक समझने के बाद, जो हमारे पास अगली चीज़ वो ये है कि जो फर्स्ट मूवमेंट होती है, जो इनिशियल मूव होती है किसी भी रेंज सप्लाई डिमांड की या फिर किसी भी पिवट क्रिएटेड सप्लाई डिमांड की, तो हम उसको ट्रेड नहीं करते, हम उसको नहीं पकड़ते। जो हम ट्रेड करते हैं वो रिटर्न को ट्रेड करते हैं, सप्लाई और डिमांड के टेस्ट को ट्रेड करते हैं। जब प्राइसेस दोबारा से रिटर्न करती हैं सप्लाई डिमांड जोन के अंदर, जब इनका टेस्ट होता है तो हम इसको ट्रेड करते हैं। जो इनिशियल मूव होती है हम उसको ट्रेड नहीं करते। जो सप्लाई डिमांड जोन का टेस्ट होता है, जब प्राइसेस रिटर्न करती हैं हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट के अंदर, जो कि सप्लाई डिमांड का 50% होता है, तो जब उसके अंदर रिटर्न करती हैं, जब वापस आती हैं, तब हम उसको ट्रेड करते हैं। हम इनिशियल मूव को ट्रेड नहीं करते, हम रिटर्न को ट्रेड करते हैं, सप्लाई और डिमांड के टेस्ट को ट्रेड करते हैं। अभी एक और मेन चीज़ के वापस क्यों होती हैं प्राइसेस। अगर कोई भी सप्लाई डिमांड जोन है तो उसके अंदर प्राइसेस वापस क्यों आती हैं, रिटर्न क्यों होता है प्राइसेस का सप्लाई और डिमांड जोन के अंदर। तो जो इसके पीछे लॉजिक है, अच्छा जी, तो जो लॉजिक है इनके पीछे, चाहे वो रेंज क्रिएटेड हो या फिर पिवट क्रिएटेड हो, अभी वो लॉजिक है 2 तरीके का। एक लॉजिक तो ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो फर्स्ट गो के अंदर, यानी कि जो अपनी फर्स्ट एग्जीक्यूशन होती है, जो अपनी पहली बारी होती है, उसके अंदर अपने 100% ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट कर पाते, उसके अंदर वो अपना 100% नहीं लगा पाते। दैट्स वाई प्राइसेस
ग्रेविटेट करती हैं, रिटर्न होता है वापस जोन की तरफ, और दोबारा से जो वो हिस्सा रह गया होता है उनके पोजीशंस का वो एग्जीक्यूट करते हैं। मिसाल ले लें 50% रह गया था, 50% उन्होंने यहाँ पर लगा दिया था। जब प्राइसेस रिटर्न हुआ तो 50% उन्होंने दोबारा लगा दिया। जो फर्स्ट लॉजिक है वो मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ कि चाहे वो कोई रेंज क्रिएटेड सप्लाई डिमांड हो या पिवट क्रिएटेड सप्लाई डिमांड हो, इंस्टीट्यूशन फर्स्ट गो के अंदर अपना 100% नहीं लगाते। मिसाल ले लें फर्स्ट गो के अंदर उन्होंने लगाया 25%। ओके, तो यहाँ तक मूव किया प्राइसेस ने, देन प्राइसेस वापस रिटर्न करती हैं, ग्रेविटेट करती हैं टू सप्लाई डिमांड जोन, और यहाँ से वो लगाते हैं अपना बकिया 75%। दैट्स वाई सप्लाई डिमांड जोन का जो फर्स्ट रिएक्शन होता है, जिसके दौरान सप्लाई डिमांड जोन क्रिएट होते हैं, वो इतना बड़ा नहीं होता जितना कि सप्लाई डिमांड जोन में प्राइस टैप होने के बाद रिएक्शन देती है। क्योंकि उसके जब वो सप्लाई डिमांड जोन में टैप होती है तो वो अपना 100% लगा चुके होते हैं। दैट्स वाई प्राइसेस स्ट्रक्चर ब्रेक करती जाती हैं और नीचे 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 पूरा ट्रेंड चल जाता है। ये था जी पहला लॉजिक, दैट्स वाई प्राइसेस वापस ग्रेविटेट करती हैं। इसके साथ एक ये भी बात है कि जब इक्विलिब्रियम पॉइंट के दौरान प्राइसेस मूव कर रही होती हैं, स्पेशली जब रेंज क्रिएटेड सप्लाई डिमांड जोन होता है, तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है इसमें क्या होता है कि हमारा फेयर वैल्यू ऑफ प्राइस है, ऊपर सप्लाई है नीचे डिमांड है। अभी जो चीज़ ज़्यादा होगी, मिसाल ले सप्लाई ज़्यादा होगी तो यहाँ पर इम्बैलेंस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई भी बराबर थी, यहाँ पर डिमांड भी बराबर थी। सप्लाई के अचानक ज़्यादा होने से जो इम्बैलेंस आता है उसको भी फिल करने मार्केट्स वापस आती हैं। फिल करने के बाद इनएफिशिएंसी फिल करने के बाद ये इनएफिशिएंसी, इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू ऑफ गैप, ये हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो जब ये इम्बैलेंस आता है तो प्राइस ने उसको भी फिल करना होता है, क्योंकि कभी भी प्राइस इम्बैलेंस होकर नहीं चलती, प्राइस हमेशा रीबैलेंस होती है। ये आपने सुना होगा कि अभी प्राइस रीबैलेंस हो रही है, अभी मार्केट रीबैलेंस हो रही है, तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्राइस कभी भी इम्बैलेंस होकर नहीं चलती, प्राइस हमेशा बैलेंस होकर चलती है। जब कभी इम्बैलेंस आ जाता है तो प्राइस रीबैलेंस होती है। जब सप्लाई डिमांड जोन क्रिएट होते हैं, इंस्टीट्यूशंस लार्ज ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास इम्बैलेंस आता है, इनएफिशिएंसी आती है मार्केट में, जिसको फिल करने मार्केट रिटर्न होती है। अच्छा जी, एक तो ये आ गया लॉजिक। अभी जो स्मार्ट मनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो मेन स्मार्ट मनी पॉइंट ऑफ व्यू है, जब आपने यहाँ से बाय करना है या सेल करना है और आपने प्रॉफिट कमाना है, तो कोई ना कोई बंदा ऐसा होना चाहिए कि जो आपको प्रॉफिट दे, क्योंकि यहाँ पर कोई अगर प्रॉफिट कमाता है तो कोई लॉस करता है, तो कोई ना कोई होना चाहिए जो मार्केट को सेल कर रहा हो। जब आप बाय करें, अगर प्राइस आपकी फेवर में जाती हैं तो उसका लॉस होगा, तो यहाँ से सेलर होगा। तो अभी मार्केट मेकर, इंस्टीट्यूशन, स्मार्ट मनी क्या करते हैं, वो ऐसे हालात क्रिएट करते हैं कि आम से ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर गलत साइड इन्वॉल्व हो जाए मार्केट की। अगर कोई सेल कर रहा है और वो यहाँ से बाय करते हैं, तो जितने भी सेलर हैं उनके स्टॉप लॉसेस, उनका पैसा उनके खाते में ही जाता है। तो अगर हमने यहाँ से सेल करके या फिर यहाँ से बाय करके प्रॉफिट कमाना है, तो कोई बंदा ऐसा होना चाहिए जो सेल बाय कर रहा हो, जो मार्केट के अपोजिट ट्रेड कर रहा हो। इसलिए लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो एक तो चीज़ ये होगी कि वो क्या करते हैं, लिक्विडिटी उठाने के लिए इस पॉइंट से सेल करेंगे, यहाँ से भी सेल, यहाँ से भी सेल, यहाँ से भी सेल। ये पूरी मूव जो नीचे आई, ये उन्होंने सेल कर के क्रिएट की। अभी क्या होगा, रिटेल ट्रेडर सेल में इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे ही रिटेल ट्रेडर सेल में इन्वॉल्व होंगे तो वो करेंगे बाय 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 बाय। ओके, जहाँ पर लिक्विडिटी होती है वहाँ पर ऐसे काम होते हैं। मिसाल ले लें, यहाँ पर कोई स्पोर्ट भी थी, स्पोर्ट नीचे ब्रेक हुई, लोगों को लगा अभी नीचे जाएगी। जैसे लोगों ने सेलिंग स्टार्ट की, क्योंकि सम टाइम लोगों ने
स्टॉप ऑर्डर लगा कर रखे होते हैं, कुछ ने यहाँ पर लिमिट्स लगा कर रखे होते हैं कि ये एच स्पोर्ट यहाँ से मार्केट उठेगी, अगर इसको ब्रेक करती है तो ये नीचे लिमिट ऑर्डर, सॉरी स्टॉप ऑर्डर। तो ऐसे पॉइंट के अंदर वो क्या करते हैं, सेल 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 करने के बाद फिर यहाँ से करेंगे बाय 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 बाय। ओके, अभी क्या होगा कि जो ये फर्स्ट गो वाली पोजीशन है, ये जो सेल वाली पोजीशन है, ये वो क्लोज नहीं कर पाते, ये अभी भी लॉस में चल रही हैं। ये सेल वाले भी चल रही हैं, ये जो अभी उन्होंने बाय किया है ये भी चल रही हैं। तो ये सेल वाली पोजीशंस क्लोज करने के लिए वो वापस आते हैं इस पॉइंट पर, सेल वाली पोजीशन क्लोज करते हैं। सेल वाली पोजीशन क्लोज करने के बाद वो यहाँ से दोबारा से बाय करते हैं, क्योंकि ऑर्डर फ्लो क्या है वो बुलिश हो चुका है, अभी जो ऊपर लेकर जाना चाहते हैं प्राइसेस को, दैट्स वाई वो दोबारा से बाय करेंगे। अच्छा जी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि वो क्या करते हैं, मिसाल है प्राइसेस नीचे आ रही हैं तो जो ये वाला लास्ट सेल लेग होगा, ये जो लास्ट इम्पल्सिव लेग होगा सेल का, ये जो उन्होंने क्रिएट किया है, यहाँ पर उनकी सेल की पोजीशन होगी, वो यहाँ से दोबारा बाय 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 करेंगे। लेकिन ये सेल वाली क्लोज नहीं कर पाता, ये लॉस में चल रही होती हैं, तो वो दोबारा से इनको क्लोज करने के लिए आते हैं, क्लोज करते हैं और दोबारा से बाय करते हैं। ये लॉस वाली क्लोज की और दोबारा से बाय की। तो एक लॉजिक ये है कि प्राइसेस वापस क्यों आती हैं सप्लाई डिमांड जोन के ऊपर। सप्लाई और डिमांड को समझने के बाद, सप्लाई और डिमांड की थ्योरी समझने के बाद, सप्लाई और डिमांड जोन की टाइप समझने के बाद, जो कि रेंज क्रिएटेड और पिवट क्रिएटेड हैं, रेंज में 4 से 5 कैंडल होती हैं जो एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती हैं और दोबारा से हमें एक शार्प मूव देखने को मिलती है। सेम टू द फ्लिप साइड, पिवट क्रिएटेड के अंदर हमारे पास 1 से 2 कैंडल्स होती हैं जो कि बड़ी तेज़ी के साथ मूव करती हैं और दोबारा से बड़ी तेज़ी के साथ शार्प मूव देखने को हमें मिलती है। तो इनके पीछे लॉजिक समझने के बाद कि इनमें इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो अपने अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, अपने अपने ऑर्डर स्टैक करते हैं, पोजीशन लोड करते हैं, ये समझने के बाद, उसके बाद ये समझने के बाद कि प्राइसेस रिटर्न क्यों होती हैं, वापस क्यों आती हैं, तो उसके पीछे ये होता है कि सम टाइम वो अपना 100% नहीं लगा पाते, दैट्स वाई प्राइसेस वापस से ग्रेविटेट करती हैं, इम्बैलेंस को फिल करती हैं और दोबारा से वो अपनी पोजीशन एक्सिक्यूट करते हैं। सेकंड लॉजिक ये है कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स जब आएंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। लिक्विडिटी उठाने के लिए वो पहले करते हैं सेल या बाय, फिर उसके अपोजिट मूव करवाते हैं, उसके अपोजिट ट्रेड करते हैं। मिसाल है यहाँ से उन्होंने पहले किया जी, यहाँ से पहले किया बाय, यहाँ से पहले बाय किया, यहाँ से सेल। तो ये जो लास्ट बाय है, ये जो यहाँ पर ट्रेड्स हैं, जो यहाँ पर पोजीशन है वो अभी भी लॉस में चल रही हैं। ये जो सप्लाई जोन है, जो यहाँ पर लास्ट बाय है, इसमें पोजीशन अभी भी लॉस में चल रही हैं, दैट्स वाई प्राइसेस रिटर्न करती हैं, ये वो पोजीशन क्लोज करते हैं और दोबारा से सेल करते हैं। तो फिर ये वाला सेल वाला प्रॉफिट भी उठाते हैं, ये जो सेल करते हैं इसका भी प्रॉफिट उठाते हैं। एक लॉजिक ये है। ये समझने के बाद जो इसके बाद हमारे पास मेन चीज़ है वो है कि चार्ट्स के ऊपर रेंज क्रिएटेड सप्लाई डिमांड जोन और पिवट क्रिएटेड सप्लाई डिमांड जोन किस तरीके से नज़र आते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास रेंज क्रिएटेड सप्लाई जोन, रेंज क्रिएटेड सप्लाई जोन, रेंज क्रिएटेड डिमांड जोन, रेंज क्रिएटेड डिमांड जोन। रेंज क्रिएटेड सप्लाई जोन, इसके अंदर हमारे पास 4 कैंडल हैं, इसके अंदर 5 कैंडल हैं। रेंज क्रिएटेड डिमांड जोन के अंदर, इसके अंदर 4 कैंडल हैं, इसके अंदर 5 कैंडल हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे सप्लाई और डिमांड जोन जो होते हैं रेंज क्रिएटेड, वो हमें चार्ट्स पर दिखते हैं। ये हाई, ये लो, इसके अंदर प्राइसेस ने कंसोलिडेट किया और ये शार्प मूवमेंट। सेम ये हाई, ये लो, इसके अंदर प्राइसेस ने कंसोलिडेट किया और ये शार्प मूवमेंट, यानी कि इसके अंदर, इस मूवमेंट के अंदर, इस कंसोलिडेशन के अंदर उन्होंने अपने ऑर्डर एक्सिक्यूट किए और ये शार्प मूवमेंट जो हमें देखने को मिली है ये उनके ऑर्डर्स का ही नतीजा है, ऑर्डर एक्सिक्यूट करने का ही। तो यहाँ पर भी वही चीज़, ये एक रेंज इसके अंदर प्राइसेस मूव करती हैं और दोबारा से ये सेल, ये रेंज इसके अंदर प्राइसेस मूव करती हैं और ये बाय। तो हम फर्स्ट मूव को कैच नहीं करते, जब प्राइसेस रिटर्न होती हैं तो हम ट्रेड करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो है पिवट क्रिएटेड सप्लाई और पिवट क्रिएटेड डिमांड। पिवट क्रिएटेड सप्लाई, पिवट क्रिएटेड डिमांड। जो फर्स्ट हमारे पास टाइप है, जो फर्स्ट पिक्चर है उसके अंदर 1 कैंडल है
और जो सेकंड है उसके अंदर 2 कैंडल है, एक कैंडल और इसके अंदर 2 कैंडल। ये एक कैंडल शार्प तरीके से ऊपर को मूव करेगी बड़ी तेज़ी के साथ, और अगली जो कैंडल्स होंगी वो शार्प तरीके से नीचे को मूव करेंगी बड़ी तेज़ी के साथ, सेलिंग होगी। सेम टू द फ्लिप साइड, शार्प तरीके से बड़ी तेज़ी से सेलिंग करेंगे, शार्प तरीके से बड़ी तेज़ी से बाइंग करेंगे। यानी कि जो पिवट क्रिएटेड सप्लाई डिमांड जोन होते हैं, इनके अंदर जो ऑर्डर एक्सचेंज हो रहे होते हैं, जो पोजीशन स्टैक की जा रही होती हैं, जो ऑर्डर एग्जीक्यूट किए जा रहे होते हैं, जो ऑर्डर लोड किए जा रहे होते हैं, वो बड़ी तेज़ी के साथ किए जाते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से। तो पिवट के अंदर 1 से 2 कैंडल्स होती हैं। तो जो इनका फर्स्ट रिएक्शन होता है, जो इनिशियल मूव होती है, फर्स्ट हम उसको कैच नहीं करते, हम उसको ट्रेड नहीं करते। हम जो रिटर्न होता है सप्लाई डिमांड जोन के अंदर, जो इसका टेस्ट होता है, हम उसको ही ट्रेड करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप चार्ट्स को देखें तो आपको आइडिया होना चाहिए कि सप्लाई डिमांड जोन कौन सा है, रेंज क्रिएटेड है या पिवट क्रिएटेड है। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये जो रेंज क्रिएटेड सप्लाई डिमांड जोन है, ये तो कुछ तरीके इस तरीके से आते हैं नज़र। अभी जो हायर टाइम फ्रेम के रेंज क्रिएटेड सप्लाई डिमांड जोन होते हैं वो किस तरीके से नज़र आते हैं, और हिडन सप्लाई और डिमांड जोन कौन से हैं। तो एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। रेंज क्रिएटेड सप्लाई डिमांड जोन, पिवट क्रिएटेड सप्लाई डिमांड जोन। रेंज के अंदर क्या होता है, प्राइसेस एक रेंज के अंदर मूव करती हैं, कंसोलिडेशन करती हैं, 4 से 5 कैंडल एक पॉइंट के अंदर कंसोलिडेशन करती हैं और दोबारा से शट मूव होती है, बड़ी तेज़ी के साथ प्राइसेस दोबारा से मूव करती हैं, शार्प मूव देखने को मिलती है। एक रेंज के अंदर मूव करती हैं 4 से 5 कैंडल्स, और दोबारा से हमें एक बड़ी तेज़ी के साथ सेलिंग या बाइंग देखने को मिलती है। पिवट में क्या होता है कि 1 से 2 कैंडल होती हैं, एक कैंडल या फिर 2 कैंडल, और ये बड़ी तेज़ी के साथ मूव करती हैं। शार्प मूव टू द अपसाइड, शार्प मूव टू द डाउन साइड, शार्प मूव टू द डाउन साइड, शार्प मूव टू द अपसाइड। अब जो इसका फर्स्ट रिएक्शन होता है, फर्स्ट इनिशियल मूव होती है, हम उसको ट्रेड नहीं करते, हमें इनके रिटर्न को ट्रेड करते हैं। और जब प्राइसेस इसको टेस्ट करने आती हैं, रिटर्न होता है, तो हम यहाँ से ट्रेड करते हैं।